नमस्कार दोस्तों, त्रिवेणी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग भारत में संवैधानिक इतिहास पढ़ रहे हैं और इसमें हमने कुछ बातें आपको पहले बताई हैं पिछले वीडियो में, जिसमें हमने आपको बताया कि एक कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना इंग्लैंड में हुई थी 1599 ईस्वी में। वहाँ की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने आज्ञा दिया था भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए। शुरू में कंपनी का उद्देश्य व्यापारिक था, लेकिन धीरे धीरे करके राजनीतिक होने लगा। तो इंग्लैंड की सरकार ने कई ऐसे चार्टर, कई ऐसे एक्ट बनाए हैं जो कंपनी को नियंत्रण में करने के लिए थे। उसके बाद 1857 का संग्राम होता है और उसके बाद भारत का जो प्रशासन था वो इंग्लैंड की संसद अपने हाथ में ले लेती है और फिर बाद में अपने शासन करने के लिए कानून बनाती है। कंपनी को नियंत्रण में रखने के लिए पहला कानून जो इंग्लैंड की संसद ने बनाया वह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था। फ्रेंड्स, ऐसा क्या कारण था कि 1773 में इंग्लैंड की सरकार को कंपनी को नियंत्रण में रखने के लिए कानून बनाना पड़ा? तो रेगुलेटिंग एक्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि को समझते हैं, और जैसे ही पृष्ठभूमि हम समझ लेंगे तो इसके प्रावधानों को समझने में हमको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, उस समय कंपनी की गतिविधि के दो प्रमुख केंद्र थे, एक तो इंग्लैंड और दूसरा भारत। तो हम सबसे पहले ये देख लेंगे कि भारत में उस समय क्या स्थिति थी, और दूसरा इंग्लैंड में देखेंगे कि इंग्लैंड में ऐसा क्या था, ऐसा क्या रीज़न हुआ जिसके कारण कंपनी को नियंत्रण करना पड़ा। फ्रेंड्स, भारत में हमने आपको बताया पिछले वीडियो में कि दो युद्ध हुए थे। एक 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। फ्रेंड्स, बक्सर के युद्ध के बाद 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि प्रथम संधि हुई थी। इसी संधि के बाद कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी प्राप्त हो गई। बदले में मुग़ल सम्राट जो उस समय था शाह आलम द्वितीय, उसको 26 लाख रुपया कंपनी को देना था। और इसी के साथ ही 1765 में ही बंगाल में निज़ामत भी कंपनी ने प्राप्त कर लिया। दीवानी और निज़ामत दोनों प्राप्त कर लिया। थोड़ा समझेंगे दीवानी और निज़ामत क्या मतलब है। फ्रेंड्स, मुग़ल साम्राज्य में प्रांतों का प्रशासन देखने के लिए दो अधिकारी होते थे, एक दीवान और दूसरा होता था सूबेदार। दीवान और सूबेदार, इसको निज़ामत भी कहते थे। निज़ामत जो दीवान था यह टैक्स वगैरह देखता था, भूमि कर वगैरह वसूलना, वो सब दीवान का काम था। और पुलिस प्रशासन, न्याय, सैनिक, ये सब निज़ाम के हाथ में था। दोस्तों, ये दोनों अधिकार इलाहाबाद की संधि के अनुसार कंपनी को प्राप्त हो गए और कंपनी ने बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान को और बिहार के लिए राजा सिताब राय को उप दीवान नियुक्त कर दिया। दोस्तों, नाम मात्र का ये दोनों तो मुग़ल शासन के लिए काम कर रहे थे, लेकिन वास्तविक रूप में ये कंपनी के हितों के लिए काम कर रहे थे। भू राज्यों से इतना ज़्यादा बढ़ा दिया, भारतीय इतिहास में संभवतः ऐसी लूट पहले कभी नहीं हुई थी। और सबसे बड़ी बात कि उसी समय 1770 में एक भीषण अकाल पड़ा। इस अकाल में बहुत सारे लोग भूखों मारे गए। कंपनी ने तनिक भी ध्यान नहीं दिया इस आपदा को कम करने का। दोस्तों, इंग्लैंड की संसद को लग रहा था कि कंपनी बहुत ज़्यादा पैसा कमा रही है, बहुत ज़्यादा लाभ कमा रही है। इंग्लैंड की सरकार ने कहा कि 4 लाख पाउंड हमें भी चाहिए आपकी कमाई में। दोस्तों, उस समय कंपनी के जो सेवक थे उनको निजी व्यापार करने का अधिकार था, तो वो सब कंपनी की पूंजी हड़प जाते थे। जितनी अपेक्षा कर रही थी कंपनी, उतना ज़्यादा लाभ हुआ नहीं।
ऊपर से जब भारत में अकाल पड़ा तो उस समय भी कंपनी ने बहुत ज़्यादा लूट मचा रखी थी। दोस्तों, कंपनी के डायरेक्टरों को बहुत निराशा हुई और उन्होंने बैंक ऑफ इंग्लैंड से 10 लाख पाउंड का ऋण मांगा। ये बड़ी अतिशयोक्त बात थी कि जो कंपनी के कर्मचारी थे करोड़ों रुपए लेके इंग्लैंड लौट रहे थे, अमीरों में गिनती होती थी, और यहाँ कंपनी इतने घाटे में है कि वहाँ के डायरेक्टर बैंक ऑफ इंग्लैंड से ऋण मांग रहे हैं। दोस्तों, कंपनी के डायरेक्टरों का ऋण मांगना संभवतः कंपनी की स्वतंत्रता का अंत था। वहाँ के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने एक गुप्त कमेटी गठित की यह जांच करने के लिए कि कंपनी के कर्मचारी इतने अमीर होते जा रहे हैं, करोड़ों रुपए लेकर के इंग्लैंड वापस लौट रहे हैं, और वहीं कंपनी कह रही कि हम घाटे में जा रहे हैं। कंपनी के जो डायरेक्टर थे वो 4 लाख पाउंड जो उन्हें देना था उसमें भी छूट चाह रहे थे। संभवतः जो गुप्त कमेटी की रिपोर्ट आई, संभावना जो पहले से व्यक्त की जा रही थी, वही खुल के मामला सामने आया कि कंपनी के जो कर्मचारी थे कंपनी की पूंजी हड़प जा रहे थे, तो कहाँ से कंपनी लाभांश दिखाएगी। दोस्तों, इंग्लैंड की सरकार ने 2 अधिनियम पारित किए। पहला 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और दूसरा कंपनी को 15 लाख पाउंड का ऋण देने के लिए। दोस्तों, ये परिस्थितियां थीं जिसके कारण रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित किया गया। फ्रेंड्स, अब हम ये समझेंगे कि इसके क्या प्रावधान थे, यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से इंग्लैंड की सरकार ने क्या किया, किस तरीके से प्रोविज़न किए कंपनी को अपने नियंत्रण में करने के लिए। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि उस समय कंपनी की गतिविधि के 2 प्रमुख केंद्र थे, एक इंग्लैंड और दूसरा भारत था। तो इंग्लैंड की सरकार ने दोनों जगहों पर नियंत्रण करने के लिए यह कानून बनाया था। तो हम पहले ये देख लेंगे कि भारत में कंपनी को नियंत्रण करने के लिए क्या क्या प्रावधान किए थे और फिर इंग्लैंड में उसने क्या प्रावधान किया था। दोस्तों, उस समय 3 प्रेसिडेंसियाँ थीं। एक मद्रास में थी, एक बम्बई में थी और एक कलकत्ता में थी। और उस समय तीनों जगह अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे। ये तीनों गवर्नर अपना अपना कानून बना सकते थे, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया और कलकत्ता के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ऐसा पहला गवर्नर था जो तीनों प्रेसिडेंसियों का प्रथम गवर्नर बना था। दोस्तों, कलकत्ता में वहाँ का शासन चलाने के लिए गवर्नर जनरल की एक परिषद का गठन किया था जिसमें 4 सदस्य होते थे। ये चारों सदस्यों का नाम तो एक्ट में ही संसद ने लिख दिया था, इंग्लैंड की संसद ने। पहला गवर्नर वारेन हेस्टिंग और उसके 4 पार्षद फिलिप फ्रांसिस, क्लोरिंग, मानसन और वारवेल। इसी एक्ट के माध्यम से कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान था। 1774 में यह कोर्ट बनके तैयार हुआ, काम करना शुरू कर दिया, जिसके प्रथम न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। 3 अन्य न्यायाधीश भी थे, चैम्बर्स, लिमिंस्टर और हाइट। दोस्तों, इसी एक्ट के माध्यम से जो कंपनी के कर्मचारी निजी व्यापार करते थे उस पर रोक लगा दिया सरकार ने। लाइसेंस के बिना अब कोई भी व्यापार नहीं कर सकता था। और दूसरी बात यह है कि उपहार लेने पर भी इंग्लैंड की सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। ये सारी बातें भारत के परिप्रेक्ष्य में इंग्लैंड की सरकार ने किया था। और इंग्लैंड में कंपनी की गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए इंग्लैंड की सरकार ने क्या किया कि वहाँ के जो निदेशक मंडल थे कंपनी के, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें कि 24 सदस्य हुआ करते थे, उनके कार्यकाल को 4 वर्ष कर दिया गया, जो कि पहले 1 वर्ष के होते थे। और इसी में ये प्रावधान कर दिया गया कि कंपनी के निदेशक मंडल अब हर वर्ष 1/4 सदस्य अवकाश ग्रहण करेंगे। दोस्तों, इस तरीके से इंग्लैंड की सरकार ने
रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। यह एक्ट 11 वर्षों तक अमल में रहा और इसके बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था, क्योंकि जिस उद्देश्य से रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित किया गया था, यह उद्देश्य सफल नहीं हो सका। अपने कार्यों में यह एक्ट सफल नहीं हो सका, इसलिए इसमें जो दोष थे, इसमें जो कमियां थीं, इन कमियों को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया। दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएंगे। लाइक करिए और शेयर करिए। तब तक के लिए नमस्कार।